हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वरूप कुमार नायक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इकोबस कॉमर्स के चैनल पे। तो हम एमपीपीएससी का जो था क्वेश्चन वो कर रहे थे। आज जो मैं पहली बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि एमपीपीएससी का ही कर रहे हैं, तो कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर पीजीटी का क्वेश्चन कराइए, पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन कराइए। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे पीएससी के क्वेश्चन मतलब प्रोफेसर के क्वेश्चन हो, चाहे वो लेक्चरार के क्वेश्चन हो, लेकिन मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ आपको जो आपके लेक्चरार पीजीटी के लिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो पीजीटी है, सेकेंडरी फोकस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है। बट हम दोनों ही एग्जाम को साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों की ही वैकेंसी हमको देखने को मिलती है। तो जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा जो है एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या सीजी व्यापम या फिर और जो आपके डी ट्रिपल एस बी है, वो सारे एग्जाम जो पीजीटी में आते हैं वो सारे एग्जाम ये क्वेश्चन कवर करते हैं। सेकंड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, वो भी ये कवर करता है। और थर्ड आपका आता है अकाउंट ऑफिसर, जूनियर और सीनियर अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, ये सारे एग्जाम को भी ये कवर करता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, उनको उनका कोई वो नहीं होता। ये टॉपिक होते हैं जो सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी एग्जाम में कुछ ज्यादा टॉपिक पूछ लेते हैं, किसी में कम पूछते हैं। तो टॉपिक्स हैं और टॉपिक को ही हम कवर करते हैं, हम किसी सिलेबस को कवर नहीं करते। ओके, सिलेबस तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, बट सिलेबस में भी सिमिलैरिटीज होती हैं। और सिमिलर सिलेबस के बाद कुछ जो छूटता है ना, उसको हम एक्स्ट्रा कवर करते हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि जो पीजीटी का सिलेबस है उसको हम 100% कवर कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के 80% या 90% सिलेबस हम कवर करते हैं। अकाउंट ऑफिसर, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट के करीब करीब 50 to 60% पोर्शन हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना। आज का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, ये ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जहां पे कहाँ ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमने देखा भी हुआ था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लाभ और हानि बराबर है, ना लाभ है ना हानि है, हानि की तुलना में लाभ अधिक है, लाभ की तुलना में हानि अधिक है। तो जहां पे ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला इसका है। अर्थशास्त्र, व्यवसाय और विशेष रूप से लागत लेखांकन में ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट और कुल राजस्व यानी टोटल रिवेन्यू बराबर होते हैं, यानी कि सम में होते हैं। आम आदमी की शर्तों में सभी लागतों का भुगतान करने के बाद ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ पे ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो हमको प्रॉफिट, इसके आगे अगर रेवेन्यू जनरेट होती है तो हमको प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ से निकलता है, ये पॉइंट निकलता है आपके वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट के मिलने से। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आपको आपकी लागतें निकल रही है मात्र। ठीक है, और ये वाले पॉइंट पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, इस वाले पॉइंट पे आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। ठीक है, बियरेबल लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अ, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 112 लेखांकन मानक जिसके द्वारा सॉरी, ये 112 नहीं है, भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों का तो खेल होता ही नहीं है इसमें, है ना। आरबीआई भी इशू नहीं करता, ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, इट इज आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डन ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज। मतलब अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके विज्ञापन पे भर भर के खर्चा कर रहे हैं, तो उस विज्ञापन व्यय को क्या माना जाएगा। अब देखिए, अब बहुत सारा अगर आप खर्चा करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है उस एडवर्टीजमेंट का, वो आने वाले कई सालों तक रहता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है, पूंजीगत व्यय ये तो है ही नहीं, राजस्व व्यय ये भी नहीं है,
इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे है भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, है ना। और अच्छा ये पढ़ लेते हैं अपन। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग ट्रीटेड इज बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी गाप्स, ठीक है। तो ये जो है कई लोग पूछ लेते हैं, एक तो क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। तो उसका उसमें जो आंसर था वो था इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो बेसिकली हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से लिया जाता है, ना कि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन नंबर 114 है, विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हमने देखा भी हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसमें अपन 4P की बात करते हैं, ठीक है, 4P की बात करते हैं, पीज, ठीक है, 4Ps। तो 4Ps में एस तो आएगा नहीं, है ना। तो ये बाकी तीनों हैं, और नहीं है पूछा है तो ये सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। द 4Ps प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, सॉरी, are key elements of marketing a product or service. This element are considered part of marketing mix, a combination of factors a company control when creating a marketing strategy. तो यहाँ पे उत्पादन मूल्य है, मूल्य सॉरी स्थान है, प्रचार है, किसी उत्पाद की सेवा में, मतलब पहला तो प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन के लिए। दूसरा उसका प्राइस अच्छा रहना चाहिए, मतलब मूल्य ऐसा रहना चाहिए कि अब बोलो ऑल्टो 10 लाख में तो कोई नहीं खरीदेगा भाई उसको। तो मूल्य भी अच्छा रहना चाहिए। स्थान मतलब जहां आप बेच रहे हो, एकदम गांव देहात में जाके आप बोलोगे कार बेचूंगा तो खरीदने वाले नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रचार जो है, प्रमोशन जो है, वो आपको सही तरीके से करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की आवश्यक विशेषता नहीं है, मतलब कंपनी की आवश्यक विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आपके डेफिनेशन में आपने पहले लाइन में पढ़ा होगा। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। एंड वर्क विथ कॉमन सील, ये भी आपने पढ़ा होगा। कौन सी नहीं है पूछा है, कौन सी नहीं है, ये छोटा छोटा चीज जो है ना हमेशा देखा करिए। तो असीमित देनदारी नहीं होती कंपनी में, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। कंपनी में हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितने की उसकी एसेट होती है उसके हिसाब से इसको लोन मिलता है, जैसे कि नॉर्मल इंसान को मिलता है, क्योंकि कंपनी क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है। चलिए, if original cost of machine is 1,26,000 and its scrap value is 6,000, what will be the amount of depreciation for 2 year by second year by using WDV method। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो फिर मुझे ये इससे कोई मतलब नहीं है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ईयर नहीं दिया गया है, ये कितने साल चलेगी ये नहीं दिया गया, इसकी लाइफ कहाँ दी गई है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड, ओके। हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है कि साझेदारों को ऋण पर ब्याज की अनुमति दी जानी चाहिए जहां साझेदारों के बीच इस आशय का कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, और साझेदारी विलेख में भी इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जब साझेदार जो है वो आपस में इन्होंने कोई समझौता नहीं किया हुआ है कि देख भाई, अगर मैं पार्टनरशिप को कोई पैसा उधार देता हूं, हमारी पार्टनरशिप को कोई एक पार्टनर उधार देता है तो उसको हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा है। तो उस पर्टिकुलर केस में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6% आप आप दे सकते हो बिना बोले, आपको देना है, ठीक है। नहीं चलेगा तो बात अलग है, लेकिन आपको देना है 6%, ठीक है।
अगर नहीं लिखा है तो अगर लड़ाई करेगा कोर्ट वोट पे जाएगा तो 6% उसको कोर्ट बोलेगी, 6% को तुमको देना है। नहीं ले रहा है ये केस अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि वो नहीं ले रहा है, उस केस में भी देना है क्या? मतलब देना जरूरी है क्या? नहीं, देना जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पे विवाद है या कुछ है, जहां पे उसने बात नहीं की है, तो उस केस में आपको ईमानदारी से दे देना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऐसे के समझौते भी हो सकते हैं जहाँ पे बिना इंटरेस्ट के या एक नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ वो जा सकते हैं। कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। देखो इसका आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इकोबस कॉमर्स के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप में आप हमको ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, कभी 50 पैसा, कभी 1 रुपया। इस तरह के चैनल के ग्रोथ से तो मैं भी खुश नहीं हूँ। दैट्स व्हाई मैंने सोच लिया है कि जब तक 50 व्यूज आपके एटलीस्ट एक वीडियो में नहीं हो जाते, मैं बहुत कम व्यूज मांग रहा हूँ गाइज। तो 50 व्यूज अगर आप मुझे नहीं दे पा रहे हो तो फिर मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि 50 व्यूज मिलने पे भी आपका 2 मिनट कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, 2 मिनट पर बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इस 50 व्यूज में भी मोटे मोटे 2 या 4 लोग ही पढ़ रहे हैं। तो उन 2-4 लोगों से ही मेरी अपील है कि जो व्यूज मिलते हैं उनके हिसाब से हम वीडियो डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियो डालता रहूं कोई देख भी नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई वीडियो थोड़े डलने भी कम हो गए थे, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी अभी। बट एक मोटिवेशन होता है ना, वो नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू। अब सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है 15 यूनिट, है ना, लिखा हुआ है 15 पर यूनिट लिखा है, 8 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट जो है 14,000 की है और यूनिट प्रोड्यूस जो हुआ है 6,000 की है। अब इसका जो आंसर है वो हमारे ग्रुप में हमको दे सकते हैं आप, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है। चलिए, 2000 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज लाइकली टू हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब उसके पैसे से उसके डिमांड में कोई कमी नहीं आती, ऐसा कौन सा है, ठीक है। लग्जरी कार तो नहीं, लग्जरी कार भी इलास्टिक है। कैबेज, गोभी जिसको बोलते हैं, वो भी इलास्टिक है। 40 रुपए किलो हो जाए तो कोई ना खरीदे, है ना। 20 रुपए किलो हो जाए तो सब लोग खरीद लेते हैं। 60 रुपए किलो में तो कोई पूछता भी नहीं है। शुगर भी वैसी है। लेकिन हम इंडियन जो है वो साल्ट के, या कहीं भी कोई बंदा होगा वो बिना साल्ट के वो अपना खाना नहीं बना सकता। दैट्स व्हाई साल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इन द शॉर्ट रन, मतलब एक कम समय में, अल्पावधि में, जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है, व्हेन द आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीजेस, तो उसकी औसत निश्चित लागत यानी फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी। क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बोल रहा है ना, बढ़ रहा है तो ये घटेगा। अपोजिट मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 ये आपके लिए है, ठीक है। अभी इसको आप पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप इसी तरह से पढ़ाई करेंगे जिस तरह से। अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है, इस जो यहाँ तक पहुँचा है, प्लीज़ मुझे हाई लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ तक कौन पहुँचे हैं। मेरा कमेंट भी, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो वही लोग सुन पा रहे होंगे जो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप हाय हाय सर लिखते हैं तब मुझे समझ में आएगा कि आपने आखिरी तक पढ़ाई की है। थैंक यू सो मच। दिस सौरभ कुमार नायक, इकोबस कॉमर्स में आप लोग जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए अगर आपको और भी सारे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।